हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर्स और रिटर्न्स टू इनपुट या शॉर्ट रन एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो बड़ा नैरो कंसेप्ट में है और वो केवल वही स्टेजेस बताता है जब प्रोडक्शन की वही स्टेजेस बताता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करता है, डिक्लाइन होता है। ठीक है, और वो जो फर्स्ट दो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस नहीं करता। जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीजेस होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, वो स्टेज नहीं बताता है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं बताता, वो केवल कौन बताता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसीलिए जो इन कैलकुलेट करता है किसको भी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को, और ये तीनों की तीन स्टेजेस को बताता है। कौन सा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यही डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ ऑप्टिमल लेवल तक क्या होता है कि जब कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है तो उसके बाद क्या करता है, जो टोटल आउटपुट होती है या मार्जिनल आउटपुट, वो क्या करती है, डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम और ज़्यादा यूनिट इनपुट के ऐड करेंगे तो जो आउटपुट है वो क्या होने लग पड़ेगी, डिक्लाइन होने लग पड़ेगी। तो यही कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के क्या क्या रीज़न है वो नीचे डिस्कस करेंगे हम डिटेल के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसने दिया था? ये दिया था मिस जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहती हैं, इसमें इन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी अगर किसी एक फैक्टर की क्या होती है, बढ़ती है, तो उस तरीके से क्या होता है, और बाकी जो भी अदर फैक्टर होंगे वो कांस्टेंट रहेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ आएगा टोटल प्रोडक्ट में। इनिशियली क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा, और एक स्टेज ऐसे आएगी जब क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होंगे, डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा तब हमें। ठीक है, तो दोबारा से बोल देता हूँ, क्या बताता है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? क्या बताता है कि बाकी सभी फैक्टर क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। केवल एक ही फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, जिस फैक्टर की वजह से क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट में, फिर कांस्टेंट रेट में, और फाइनली क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट में होगा, जिस वजह से क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों क्या करना शुरू हो जाएंगे, डिक्लाइन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू भी, इसमें क्या होगा, लेबर जो है ये वेरिएबल है और कैपिटल जो है यहाँ पे फिक्स्ड माना है। ठीक है, तो अब हम शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले तो आपको अजम्पशंस पता होनी चाहिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। तो क्या क्या अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की? कि जो टेक्नोलॉजी है वो अज्यूम्ड करी थी, क्या गिवन होगी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर इम्प्रूवमेंट होती है टेक्नोलॉजी में तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट राइज करेगा, ना ही डिमिनिश करेगा। ठीक है, तो ये मानना था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू फैक्टर का, कि एक स्टेज आएगी तब क्या करेगा कि जो टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होगा या मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होंगे, डिमिनिश होंगे, डिक्रीज होंगे। बट अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी अजम्पशन थी कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, गिवन और अनचेंज्ड रहेगी। केवल एक ही फैक्टर जो है वो वेरिएबल होगा, बाकी सभी फैक्टर क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, लेबर जो वेरिएबल रहेगी और कैपिटल फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल फैक्टर होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लेबर होमोजीनियस होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा एक लेबर और दूसरी लेबर में। ठीक है, और जो भी उनके प्राइसेस होंगे, इनपुट्स के प्राइसेस भी क्या होंगे, गिवन होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो ये थी अजम्पशन जिन पे बेस्ड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ ठीक है, रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू इनपुट। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल के थ्रू। शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड शेड्यूल। तो शेड्यूल ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर है, फिर ये यूनिट ऑफ कैपिटल, टीपी है टोटल प्रोडक्ट और एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ लेबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, और यूनिट ऑफ कैपिटल जो है 1 1 1 ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि फर्स्ट जब लेबर, एक यूनिट लेबर थी और एक यूनिट कैपिटल, तो कितने यूनिट टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था? 5, ठीक है। और टिकनल प्रोडक्ट भी कितना होगा? 5, ठीक है। सेकंड जब लेबर 2 थी और कैपिटल 1, तो टोटल प्रोडक्ट 15 हो गया, ठीक है। तो चेंज कितना आया टोटल प्रोडक्ट में? 10 का आया, ठीक है। कितना आ गया? 10। 15 माइनस 5 करोगे तो इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो 10 आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड, ऐसे ही थर्ड यूनिट ऑफ लेबर जब एम्प्लॉय हुआ और एक ही यूनिट कैपिटल का एम्प्लॉय किया, तो कितनी प्रोडक्शन हुई? 35 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कितना हो गया अब मार्जिनल प्रोडक्ट? 35 माइनस 15 इक्वल टू 20। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको बाकी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। 5 से 10, 10 से 20 तक क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट में हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज और डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। कैसे कैसे? जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब पहले 20 था, 20 से 15, 15 से 7, और फिर आ गया नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि 2 और फिर -5, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। एज इट इज़ ये आपको समझ आया होगा। और ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम होता है वो पॉइंट आता है क्या? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है? 20 पे। तो 20 क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम पे भी इसको समझ लेते हैं। ये देखो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, वाई एक्सेस पे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है, और ठीक है एक्स एक्सेस पे है अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर जो है वो बढ़ रहे हैं, तो टोटल आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। ये देखो बढ़ता जा रहा है टोटल आउटपुट भी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एफ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्रीज होने शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं अब डिटेल के साथ, स्टेजेस, और बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप भी देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज से देखो हमें दिख रहा है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? पहले तो इंक्रीज हो रहा है, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद डिक्रीज होने शुरू हो रहा है, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कंटिन्यूसली कर रहा है और मैक्सिमम पे पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। ये देखो यहाँ भी दिया है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज, और मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इनिशियली और बाद में स्टार्ट डिक्रीज हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा एपी के जब ये एंड ऑफ दिस स्टेज के, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एस पॉइंट पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट द स्टेज क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है और मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ठीक है। एस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट, और जब एंड होती है ये स्टेज तब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है एच पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे, ठीक है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? वो डिक्रीज कंटिन्यूसली करता है और ज़ीरो पे पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज पे, ठीक है। और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो यही सेकंड स्टेज है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर।
इसमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रेट से और रीच करता है हाईएस्ट पॉइंट पे इस स्टेज की एंड में, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है थ्रू आउट द स्टेज और जीरो पे हो जाता है, ठीक है, जब एंड होती है ये स्टेज। और एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइन कर जाता है और थ्रू आउट द स्टेज क्या होता है, डिक्लाइन ही करता रहता है, ठीक है। और जो रैशनल प्रोड्यूसर है या फर्म है वो कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो वो हमेशा याद रखोगे आप, सेकंड स्टेज में आता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी इंसेंटिव नहीं रहता है प्रोड्यूसर के लिए कि वो प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होता है सेकंड स्टेज पे, ठीक है। इसके बाद वो डिक्रीज होने शुरू हो जाता है। तो रैशनल प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड स्टेज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ठीक है। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये देखो, थर्ड स्टेज में क्या करेगा कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में जा रहा है, एम पॉइंट के बिलो में। और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है बट पॉजिटिव रहता है। ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता एवरेज प्रोडक्ट, रिमेंबर रखोगे ये बात भी आप, ठीक है। तो इसमें टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉल करता है और डिक्रीज होने शुरू हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। एपी फॉल कंटिन्यूसली करता है बट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तब काजेस क्या क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू इनपुट के। तो होता क्या है कि बिगिनिंग में जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं वेरिएबल फैक्टर के मुकाबले, ठीक है। तो जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जाते हैं तो इस वजह से जो फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है, ज़्यादा आउटपुट होता है, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का, कि जैसे ही मोर फैक्टर ऑफ होंगे, किसके मोर यूनिट होंगे वेरिएबल फैक्टर के, तो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। कैसे होगी? ताकि जब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर होंगी तो उनमें कोई स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं, डिवीजन ला सकते हैं, लेबर अलग अलग काम सौंप दिया जाएगा अलग अलग लेबरर को, जिस वजह से क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी। तो यही रीज़न से थे दो जिनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और इंक्रीजिंग रिटर्न टू इनपुट होता है, ठीक है। अब काजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होते हैं, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू इनपुट क्या है, तो दो ये भी फैक्टर हैं, काजेस हैं। तो फर्स्ट काज क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेरिएबल फैक्टर जो हैं वो इनसफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से फर्दर इंक्रीज होगी अगर वेरिएबल फैक्टर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट फॉल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनका जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर हैं उनका जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन है वो इनएडुकेट आएगा, वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्योंकि सेकंड रीज़न में वही चीज़ मिस जॉन रॉबिन्सन बताती हैं, ये बताती हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ठीक है। तो जिस वजह से एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब फिक्स्ड फैक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते वेरिएबल फैक्टर से, जिस वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं होते, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू इनपुट डिटेल के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।